गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे अपने पिछले वीडियोस में देखा कि डेवलपमेंट बायोलॉजी का पार्ट चल रहा था, आज अपन कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले यूनिट में अपन देखते हैं लेसन नंबर फर्स्ट से कि क्या है। पहला लेसन अपना होगा आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन। आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन। तो आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन क्या होता है? तो सबसे पहले बात यह आती है कि आवर्तबीजी यानी एंजियोस्पर्म प्लांट्स कौन से होते हैं, और दूसरी बात आती है कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो आवर्तबीजी और लैंगिक जनन, तो जब आपने कक्षा 11 के अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ा था, प्लांट्स का वर्गीकरण पढ़ा था, तो जब अपने RH व्हिटेकर की 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली पढ़ी थी, तो RH व्हिटेकर की 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में अपने 5 जगत पढ़े थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। तो अपन ने मोनेरा के अंदर जीवाणुओं को पढ़ा था, प्रोटोजोआ के अंदर यूकेरियोटिक एककोशिकीय जीव पढ़े थे, फंजाई के अंदर बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव पढ़े थे, मोनेरा में अपने प्रोकैरियोटिक पढ़े थे। लेकिन प्लांटी जगत के अंदर अपन किसकी स्टडी करते हैं? पादपों का अध्ययन करते हैं। तो उन पादपों में अपन ने पादप जगत के अंदर पादपों में पढ़ा था, शैवाल पढ़ा था, ब्रायोफाइटा पढ़ा था, टेरिडोफाइटा पढ़ा था, एंजियोस्पर्म पढ़ा था और जिम्नोस्पर्म। तो पहले जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म। तो जीव जगत का सबसे जो विकसित जो पादप समुदाय है वो कौन सा है? आवर्तबीजी पादप है। तो आवर्तबीजी पादप जो एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं क्या है? तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट है, इन पादपों में यह सुविकसित पादप समूह है जिनका पादप शरीर जड़, तना और पत्ती में क्या होता है? विभेदित होता है। ये पादप सामान्यतः बहुवर्षीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुवर्षीय। एक वर्षीय पादपों में शाखें होती है, ठीक है, और बहुवर्षीय पादप जो अपने आसपास जितने भी आपको दिखाई दे रहे सारे के सारे कौन से पादप है? आवर्तबीजी पादप है। आवर्तबीजी इनको क्यों कहते हैं? आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म इसको क्यों कहते हैं? एंजियोस प्लस स्पर्म। एंजियोस का अर्थ होता है आवरण और स्पर्म का मतलब होता है बीज, यानी वे पादप जिनके बीजों के चारों ओर आवरण पाया जाता है। तो जिन पादपों के बीजों के चारों ओर क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है, उन्हें कौन से पादप कहा जाता है? आवर्तबीजी पादप कहा जाता है। तो इन आवर्तबीजी पादपों में अपन कौन सा जनन पढ़ रहे हैं? लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। तो जनन होता है क्या? सबसे पहले जनन कैसे होता है? लैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन कैसे होता है? तो ये सारा का सारा अपन इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो आवर्तबीजी पादपों में अपन देखते हैं कि आवर्तबीजी पादप जगत का सबसे विकसित पादप समूह है। पहली चीज तो क्या है कि पादप जगत का सबसे विकसित पादप समूह है। तो पादप जगत का सबसे विकसित, तो आपने एक बार थोड़ा सा मैं आपको बैक लेके जाऊंगा कक्षा 11 के अंदर, वापस अपनी मेमोरी में याद करना कि जैसे अपन ने शैवालों के अंदर पढ़ा था कि थैलोफाइट होते हैं, यानी इनका शरीर स्पष्ट रूप से जड़, तना, पत्ती में क्या नहीं होता? विभेदित नहीं होता। ब्रायोफाइटा के बारे में अपन ने पढ़ा था कि इनको क्या कहा जाता है? जीव जगत के उभयचर भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि जल और स्थल दोनों में इनका जीवन यापन संपन्न होता है। टेरिडोफाइटा के बारे में अपन ने पढ़ा था कि ये जीव जगत के कैसे होते हैं? सरीसृप होते हैं, यानी इनको अपन पादप जगत के सरीसृप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेंगते भूमि के ऊपर वृद्धि करते हैं। जिम्नोस्पर्म के बारे में अपन ने पढ़ा था कि इन पादपों के अंदर क्या होते हैं कि बीजों के चारों ओर क्या नहीं पाया जाता? आवरण नहीं पाया जाता, क्योंकि इन पादपों के अंदर फलों का विकास नहीं होता। और उसके बाद में अपन आवर्तबीजी के बारे में, तो आवर्तबीजी जो पादप होते हैं, इन पादपों का पादप शरीर, मुख्य पादप शरीर होता है द्विगुणित युग्मकोल, बीजाणुद्विद, द्विगुणित बीजाणुद्विद होता है। तो इन पादपों का मुख्य शरीर कैसा होगा? द्विगुणित होगा और बीजाणुद्विद होगा, यानी डिप्लॉइड होता है, टोन होते हैं, और बीजों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो बीजों का निर्माण होगा तो बीजाणुद्विद है, और कैसे ही द्विगुणित है, तो द्विगुणित बीजाणुद्विद होता है। अतः ये पादप दीर्घकाल, इसके अलावा सुविकसित जड़, तना और पत्ती में कैसे होते हैं? विभेदित होते हैं। तो ये तो इसका मुख्य पादप शरीर। और
ये जो द्विगुणित बीजाणुरहित जो प्रथम जो अवस्था होती है वो दीर्घावधि की होती है, यानी लंबे समय के लिए होती है, जबकि इसकी दूसरी जो पीढ़ी होती है वो होती है अगुणित युग्मकोद्भिद। दूसरी पीढ़ी कौन सी होती है? अगुणित युग्मकोद्भिद होती है, युग्मकोद्भिद। तो मुख्य पादप के साथ द्विगुणित बीजाणुरहित है और दूसरी इसकी पीढ़ी कौन सी है? अगुणित युग्मकोद्भिद। ये अगुणित युग्मकोद्भिद जो पीढ़ी है वो बीजाणुरहित की यानी प्रथम पीढ़ी के ऊपर आश्रित होती है। ये अल्प अवधि की होती है, यानी ये दीर्घ अवधि की थी, लेकिन ये कैसी अवधि की होती है? अल्प अवधि की होती है, यानी कम समय की होती है। ठीक है, और किसके ऊपर आश्रित रहती है? द्विगुणित बीजाणुरहित यानी मुख्य पादप शरीर के ऊपर आश्रित रहती है। ठीक है, इसके अलावा इन पादपों में जो जनन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या है। तो इन पादपों में जनन कितने प्रकार से हुआ? दो प्रकार से। नंबर एक अलैंगिक जनन और नंबर दो लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप के किसी कायिक भाग से नए पादप का निर्माण हो जाता है, कौन सा जनन कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। या यूं कह सकते हैं, अनेक प्रकार से परिभाषित देख सकते हैं कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक संलयन और निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती। तो ये सारा का सारा किसकी परिभाषा हो जाएगी? अलैंगिक जनन की। दूसरा है लैंगिक जनन, किसमें नर और मादा युग्मकों के संलयन से किसका निर्माण होता है? बीजों का निर्माण होता है, और इन बीजों से नए पादप का निर्माण होता है। कौन सा जनन कहलाएगा? लैंगिक जनन कहलाएगा। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक, तो सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, तो अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप के किसी कायिक भाग से नए पादप का निर्माण होता है, कौन सा जनन कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। इस जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाली जो संततियां होती है वो मूल पादप के कैसी होती है? समान होती है। इस जनन प्रक्रिया में किसी प्रकार की क्या उत्पन्न नहीं होती? विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। इस जनन प्रक्रिया से उत्पन्न संततियों को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा उनको? क्लोन। क्लियर? तो इस जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न संततियों को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाएगा। इसके अलावा जो अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है ये मुख्यतः दो प्रकार से इसमें अपन पढ़ेंगे। कौन कौन सा? एक तो है अनिषेक बीजता और दूसरा है कायिक परिवर्तन। कायिक परिवर्तन। अनिषेक बीजता क्या होता है? कि पादपों में बिना निषेचन की क्रिया की, यानी कोई नर और मादा युग्मों का संलयन नहीं होता, कोई निषेचन नहीं होता, बिना निषेचन की क्रिया की बीज समान संरचनाओं का निर्माण हो जाता है और उन बीज समान संरचनाओं से नए पादप का निर्माण हो जाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता कहते हैं। ठीक है, किसे कहेंगे अनिषेक बीजता? कि पादपों में किसका निर्माण हो जाए? बिना युग्मक संलयन की क्रिया की, या यूं कह सकते हैं कि बिना निषेचन की क्रिया की किसका निर्माण हो जाए? बीज समान संरचनाओं का निर्माण हो जाए और वो बीज समान संरचनाएं अलग होकर नए पादप का निर्माण कर दे, तो अपन उसको क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता। दूसरा कायिक परिवर्तन। कायिक परिवर्तन में क्या होता है कि पादप का कोई सा भी कायिक भाग, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, चाहे पुष्प हो, उसके कायिक भाग से अगर नए पादप का निर्माण हो जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? कायिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अनिषेक बीजता और कायिक परिवर्तन। तो अनिषेक बीजता में तो बीज समान संरचनाओं का निर्माण हो जाता है, नए पादप का निर्माण हो जाएगा। कायिक परिवर्तन जो हम पढ़ते हैं इसकी अनेक विधियां हैं। तो कायिक परिवर्तन की कौन कौन सी विधियां हैं? कायिक परिवर्तन, तो कायिक परिवर्तन में सबसे पहले देखेंगे तने द्वारा कायिक परिवर्तन। तने द्वारा कायिक परिवर्तन, सबको पता है
कि तने द्वारा कायिक परिवर्तन किसे कहेगा कि तने के द्वारा, तने के किसी भाग के द्वारा नए पादप का निर्माण होना कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? तने द्वारा कायिक परिवर्तन कहलाएगा। तो तने द्वारा कायिक परिवर्तन किसमें होता है? जैसे कंद, आलू। अगर आलू के कंद को अपन जमीन में लगाते हैं तो नए पादप का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। आपने नोट किया होगा कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में लैंगिक जनन की तुलना में समय कम लगता है। जो सबसे बेटर एग्जांपल मैं आपको यहां बताऊं कि कैसे होता है। आलू में आपने फसल करते हुए देखा होगा, अगर आलू की फसल को अपन बीजों के द्वारा तैयार करें कि उसके बीजों से उसकी पौध तैयार करें फिर लगाएं, तो उसमें लगभग 13 से 15 महीने का समय लग जाता है। कितने महीने का समय लगेगा? 13 से लेकर 15 महीने का समय। लेकिन अगर कायिक परिवर्तन के द्वारा अगर आलू की फसल को तैयार किया जाए तो लगभग 2 से 3 महीने के अंदर फसल क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। तो सोचो कितना समय कम लगा, लगभग 5 से 6 गुना समय कम लगता है। तो समय की क्या हो गई? यहाँ बचत हो गई। तो कंद के द्वारा किसमें होता है? आलू के द्वारा। सल्क कंद, सल्क कंद किसमें होता है? लहसुन में। लहसुन के अंदर किसके द्वारा होगा? सल्क कंद के द्वारा। आपको पता होगा कि लहसुन के अंदर जो तीव्र गंध जो होती है वो किसके कारण से होती है? कौन से तत्व के कारण से होती है? तो लहसुन में जो तीव्र गंध होती है वो किसके कारण से होती है? सल्फर के कारण से होती है। किसके कारण से होती है? सल्फर के कारण से। तो सल्फर किसके द्वारा होता है? लहसुन में। तो ये किसके एग्जाम्पल है? तने के। इसके अलावा आपने तने के रूपांतरण पढ़े होंगे, जैसे ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारिका। तो ऊपरी भूस्तारिका के द्वारा किसके अंदर होता है कायिक परिवर्तन? घास में। तने के वायु से जो ऊपर का भाग होता है, जो जमीन से जो ऊपर का भाग है, उस तने को अपन कौन सा तना कहेंगे? ऊपरी भूस्तारिका तना कहेंगे। और ऊपरी भूस्तारिका तने के द्वारा कायिक परिवर्तन कौन से पादपों में होता है? घासों में होता है। इसके बाद में अंतर्भूस्तारिका, और अंतर्भूस्तारिका होता है पोदिना में। किसमें होता है अंतर्भूस्तारिका? पोदिना में। और तीसरा है भूस्तारिका, ये होता है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। तो इस प्रकार से इन पादपों में अलग अलग कायिक परिवर्तन की क्रियाएं क्या होती है? संपन्न होती है कि कौन से प्लांट में कौन से भाग के द्वारा कायिक परिवर्तन की क्रियाएं संपन्न होती है। तो अगर इतना याद रखना है कि अगर तने के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है तो उसको कहते हैं तने के द्वारा कायिक परिवर्तन की प्रक्रिया। ठीक है। तने के बाद में तो देखते हैं जड़ के द्वारा कायिक परिवर्तन। जड़ के द्वारा नंबर 2 है जड़ के द्वारा कायिक परिवर्तन। तो देखो जड़ के द्वारा कायिक परिवर्तन कौन से पादपों में होता है? परिभाषा कैसे देंगे? वे पादप जिनमें जड़ के द्वारा नए पादप का निर्माण हो जाता है तो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? जड़ द्वारा कायिक परिवर्तन कहलाया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए शीशम है, नीम है, चमेली है। इन सभी पादपों के अंदर किसके द्वारा कायिक परिवर्तन होता है? जड़ के द्वारा। तो जड़ के द्वारा होने वाला कायिक परिवर्तन शीशम, नीम और चमेली में पाया जाता है। तीसरा कायिक परिवर्तन पढ़ेंगे हम किसके द्वारा? पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्तन। पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्तन। तो देखो पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्तन कौन से पादपों में होता है? तो आपने पत्ती की संरचना देखी होगी। क्या पत्ती से भी कोई नया पादप बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो कौन सा पादप है? फत्तर या ब्रायोफिलम का नाम सुना होगा आपने। कौन सा पादप? फत्तर चट्टा या ब्रायोफिलम। ठीक है। तो फत्तर चट्टा या ब्रायोफिलम में क्या होता है कि बहुत बार कंपटीशन के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन निम्न में से कौन सा पादप है जिनमें पत्ती द्वारा कायिक परिवर्तन होता है? तो पत्ती द्वारा वेरी वेरी मोस्ट एग्जांपल होगा आपका फत्तर चट्टा या ब्रायोफिलम। कैसे होता है?
देखो फतर चट्टा के अंदर अपस्थानिक जड़ें निकलती है पत्तियों में। कौन सी जड़ें निकलती है? अपस्थानिक जड़ें। तो इन अपस्थानिक जड़ों निकलने का क्या लाभ है इसमें कायिक परिवर्तन में? तो आपने देखा होगा जैसे मान लो ये फतर चट्टा की पत्ती है, इस पत्ती में मध्य शिरा से जो शिराएं और शिरिकाएं निकलती है, तो इसमें क्या होता है कि पत्ती में यूं अपस्थानिक जड़ें निकलती है। कौन सी जड़ें निकलेगी? अपस्थानिक जड़ें। अब ये जो अपस्थानिक जड़ें हैं, सबसे पहले कि अपस्थानिक जड़ें होती कौन सी है? कि वे जड़ें जो पादप के कायिक भाग से निकलती है, कौन सी जड़ें कहलाती है? अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। तो इसमें पत्ती से अपस्थानिक जड़ निकलती है और जब ये पत्ती टूटकर जमीन पे गिरती है, तो जो ही पत्ती टूटकर जमीन के ऊपर गिरेगी, तो जमीन के ऊपर गिरने के पश्चात ये पत्ती की जो अपस्थानिक जड़ें वो जमीन में जाएगी और जमीन में जाकर नए पादप का क्या कर लेगी? निर्माण कर लेगी। तो पत्तियों के द्वारा अगर नए पादप का निर्माण हो रहा है तो वो कौन सा कायिक परिवर्तन कहलाएगा? पत्ती द्वारा कायिक परिवर्तन। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? फतर चट्टा या ब्रायोफिला। ठीक है। नेक्स्ट इसमें अपन देखते हैं पुष्प कलिका के द्वारा कायिक परिवर्तन। पुष्प, पत्र, प्रकलिका। प्रकलिका के द्वारा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे अपने पिछले वीडियोस में देखा कि डेवलपमेंट बायोलॉजी का पार्ट चल रहा था, आज अपन कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले यूनिट में अपन देखते हैं लेसन नंबर फर्स्ट से कि क्या है। पहला लेसन अपना होगा आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन। आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन। तो आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन क्या होता है? तो सबसे पहले बात यह आती है कि आवर्तबीजी यानी एंजियोस्पर्म प्लांट्स कौन से होते हैं, और दूसरी बात आती है कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो आवर्तबीजी और लैंगिक जनन, तो जब आपने कक्षा 11 के अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ा था, प्लांट्स का वर्गीकरण पढ़ा था, तो जब अपने RH व्हीटेकर की 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली पढ़ी थी, तो RH व्हीटेकर की 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में अपने 5 जगत पढ़े थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। तो अपने मोनेरा के अंदर जीवाणुओं को पढ़ा था, प्रोटोजोआ के अंदर यूकेरियोटिक एककोशिकीय जीव पढ़े थे, फंजाई के अंदर बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव पढ़े थे, मोनेरा में अपने प्रोकैरियोटिक पढ़े थे। लेकिन प्लांटी जगत के अंदर अपन किसकी स्टडी करते हैं? पादपों का अध्ययन करते हैं। तो उन पादपों में अपन ने पादप जगत के अंदर पादपों में पढ़ा था, शैवाल पढ़ा था, ब्रायोफाइटा पढ़ा था, टेरिडोफाइटा पढ़ा था, एंजियोस्पर्म पढ़ा था और जिम्नोस्पर्म। तो पहले जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म। तो जीव जगत का सबसे जो विकसित जो पादप समुदाय है वो कौन सा है? आवर्तबीजी पादप है। तो आवर्तबीजी पादप जो एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं क्या है? तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट है, इन पादपों में यह सुविकसित पादप समूह है जिनका पादप शरीर जड़, तना और पत्ती में क्या होता है? विभेदित होता है। ये पादप सामान्यतः बहुवर्षीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुवर्षीय। एक वर्षीय पादपों में शाखें होती है, ठीक है, और बहुवर्षीय पादप जो अपने आसपास जितने भी आपको दिखाई दे रहे सारे के सारे कौन से पादप है? आवर्तबीजी पादप है। आवर्तबीजी इनको क्यों कहते हैं? आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म इसको क्यों कहते हैं? एंजियोस प्लस स्पर्म। एंजियोस का अर्थ होता है आवरण और स्पर्म का मतलब होता है बीज, यानी वे पादप जिनके बीजों के चारों ओर आवरण पाया जाता है। तो जिन पादपों के बीजों के चारों ओर क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है, उन्हें कौन से पादप कहा जाता है? आवर्तबीजी पादप कहा जाता है। तो इन आवर्तबीजी पादपों में अपन कौन सा जनन पढ़ रहे हैं? लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। तो जनन होता क्या है? सबसे पहले जनन कैसे होता है? लैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन कैसे होता है? तो ये सारा का सारा हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो आवर्तबीजी पादपों में अपन देखते हैं कि आवर्तबीजी
पादप जगत का सबसे विकसित पादप समूह है। पहली चीज तो क्या है कि पादप जगत का सबसे विकसित पादप समूह है। तो पादप जगत का सबसे विकसित, तो आपने एक बार थोड़ा सा मैं आपको बैक लेके जाऊंगा कक्षा 11 के अंदर, वापस अपनी मेमोरी में याद करना कि जैसे अपन ने शैवालों के अंदर पढ़ा था कि थैलोफाइट होता है, यानी इनका शरीर स्पष्ट रूप से जड़ तना पत्ती में क्या नहीं होता, विभेदित नहीं होता। ब्रायोफाइटा के बारे में अपन ने पढ़ा था कि इनको क्या कहा जाता है, जीव जगत के उभयचर भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि जल और स्थल दोनों पे इनका जीवनयापन संपन्न होता है। टेरिडोफाइटा के बारे में अपन ने पढ़ा था कि ये जीव जगत के कैसे होते हैं, सरीसृप होते हैं, यानी इनको अपन पादप जगत के सरीसृप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रेंगते भूमि के ऊपर वृद्धि करते हैं। जिम्नोस्पर्म के बारे में अपन ने पढ़ा था कि इन पादपों के अंदर क्या होते हैं कि बीजों के चारों ओर क्या नहीं पाया जाता, आवरण नहीं पाया जाता, क्योंकि इन पादपों के अंदर फलों का विकास नहीं होता। और उसके बाद में अपन आवृतबीजी के बारे में, तो आवृतबीजी जो पादप होते हैं, इन पादपों का पादप शरीर, मुख्य पादप शरीर होता है द्विगुणित युग्मकोद, बीजाणुद्विद, द्विगुणित बीजाणुद्विद होता है। तो इन पादपों का मुख्य शरीर कैसा होगा, द्विगुणित होगा और बीजाणुद्विद होगा, यानी डिप्लॉइड होता है, टोन होते हैं, और बीजों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो बीजों का निर्माण होगा तो बीजाणुद्विद है, और कैसे ही है, द्विगुणित है, तो द्विगुणित बीजाणुद्विद होता है। अतः ये पादप दीर्घकाल, इसके अलावा सुविकसित जड़, तना और पत्ती में कैसे होते हैं, विभेदित होते हैं। तो ये तो इसका मुख्य पादप शरीर, और ये जो द्विगुणित बीजाणुद्विद जो प्रथम जो अवस्था होती है वो दीर्घावधि की होती है, यानी लंबे समय के लिए होती है, जबकि इसकी दूसरी जो पीढ़ी होती है वो होती है अगुणित युग्मकोद्भिद। दूसरी पीढ़ी कौन सी होती है, अगुणित युग्मकोद्भिद होती है, युग्मकोद्भिद। तो मुख्य पादप के साथ द्विगुणित बीजाणुद्विद है, और दूसरी इसकी पीढ़ी कौन सी है, अगुणित युग्मकोद्भिद। ये अगुणित युग्मकोद्भिद जो पीढ़ी है वो बीजाणुद्विद की यानी प्रथम पीढ़ी के ऊपर आश्रित होती है। ये अल्प अवधि की होती है, यानी ये दीर्घ अवधि की थी, लेकिन ये कैसी अवधि की होती है, अल्प अवधि की होती है, यानी कम समय की होती है, ठीक है। और किसके ऊपर आश्रित रहती है, द्विगुणित बीजाणुद्विद यानी मुख्य पादप शरीर के ऊपर आश्रित रहती है, ठीक है। इसके अलावा इन पादपों में जो जनन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या है। तो इन पादपों में जन्म कितने प्रकार से हुआ, दो प्रकार से। नंबर 1 अलैंगिक जनन, और नंबर 2 लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप के किसी कायिक भाग से नए पादप का निर्माण हो जाता है, कौन सा जनन कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। या यूं कह सकते हैं, अनेक प्रकार से परिभाषित देख सकते हैं कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक संलयन और निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती। तो ये सारा का सारा किसकी परिभाषा हो जाएगी, अलैंगिक जनन की। दूसरा है लैंगिक जनन, किसमें नर और मादा युग्मकों के संलयन से किसका निर्माण होता है, बीजों का निर्माण होता है, और इन बीजों से नए पादप का निर्माण होता है। कौन सा जनन कहलाएगा, लैंगिक जनन कहलाएगा। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक, तो सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, तो अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप के किसी कायिक भाग से नए पादप का निर्माण होता है, कौन सा जनन कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। इस जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाली जो संततियां होती है वो मूल पादप के कैसी होती है, समान होती है। इस जनन प्रक्रिया में किसी प्रकार की क्या उत्पन्न नहीं होती, विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। इस जनन प्रक्रिया से उत्पन्न संततियों को क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा उनको, क्लोन। क्लियर। तो इस जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न संततियों को क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाएगा। इसके अलावा जो अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है ये मुख्यतः दो प्रकार से इसमें अपन पढ़ेंगे। कौन कौन सा, एक तो है अनिषेक बीजता, और दूसरा है कायिक परिवर्तन। कायिक परिवर्तन।
अनिषेक बीजता क्या होता है कि पादपों में बिना निषेचन की क्रिया की, यानी कोई नर और मादा युग्मों का संलयन नहीं होता, कोई निषेचन नहीं होता, बिना निषेचन की क्रिया की बीज समान संरचनाओं का निर्माण हो जाता है और उन बीज समान संरचनाओं से नए पादप का निर्माण हो जाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता कहते हैं। ठीक है, किसे कहेंगे अनिषेक बीजता? कि पादपों में किसका निर्माण हो जाए? बिना युग्मक संलयन की क्रिया की, या यूं कह सकते हैं कि बिना निषेचन की क्रिया की किसका निर्माण हो जाए? बीज समान संरचनाओं का निर्माण हो जाए और वो बीज समान संरचनाएं अलग होकर नए पादप का निर्माण कर दे, तो अपन उसको क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता। दूसरा, कायिक परिवर्तन। कायिक परिवर्तन में क्या होता है कि पादप का कोई सा भी कायिक भाग, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, चाहे पुष्प हो, उसके कायिक भाग से अगर नए पादप का निर्माण हो जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? कायिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अनिषेक बीजता और कायिक परिवर्तन। तो अनिषेक बीजता में तो बीज समान संरचनाओं का निर्माण हो जाता है, नए पादप का निर्माण हो जाएगा। कायिक परिवर्तन जो अपन पढ़ते हैं, इसकी अनेक विधियां हैं। तो कायिक परिवर्तन की कौन कौन सी विधियां हैं? कायिक परिवर्तन, तो कायिक परिवर्तन में सबसे पहले देखेंगे तने द्वारा कायिक परिवर्तन। तने द्वारा कायिक परिवर्तन, सबको पता है कि तने द्वारा कायिक परिवर्तन किसे कहेगा? कि तने के द्वारा, तने के किसी भाग के द्वारा नए पादप का निर्माण होना कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? तने द्वारा कायिक परिवर्तन कहलाएगा। तो तने द्वारा कायिक परिवर्तन किसमें होता है? जैसे कंद, आलू। अगर आलू के कंद को अपन जमीन में लगाते हैं तो नए पादप का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। आपने नोट किया होगा कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में लैंगिक जनन की तुलना में समय कम लगता है। जो सबसे बेटर एग्जांपल मैं आपको यहां बताऊं कि कैसे होता है। आलू में आपने फसल करते हुए देखा होगा, अगर आलू की फसल को अपन बीजों के द्वारा तैयार करें, कि उसके बीजों से उसकी पौध तैयार करें फिर लगाएं, तो उसमें लगभग 13 से 15 महीने का समय लग जाता है। कितने महीने का समय लगेगा? 13 से लेकर 15 महीने का समय। लेकिन अगर कायिक परिवर्तन के द्वारा अगर आलू की फसल को तैयार किया जाए तो लगभग 2 से 3 महीने के अंदर फसल क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। तो सोचो कितना समय कम लगा? लगभग 5 से 6 गुना समय कम लगता है। तो समय की क्या हो गई? यहाँ बचत हो गई। तो कंद के द्वारा किसमें होता है? आलू के द्वारा। सल्क कंद, सल्क कंद किसमें होता है? लहसुन में। लहसुन के अंदर किसके द्वारा होगा? सल्कन के द्वारा। आपको पता होगा कि लहसुन के अंदर जो तीव्र गंध जो होती है वो किसके कारण से होती है? कौन से तत्व के कारण से होती है? तो लहसुन में जो तीव्र गंध होती है वो किसके कारण से होती है? सल्फर के कारण से होती है। किसके कारण से होती है? सल्फर के कारण से। तो सल्कन किसके द्वारा होता है? लहसुन में। तो ये किसके एग्जाम्पल है? तने के। इसके अलावा आपने तने के रूपांतरण पढ़े होंगे, जैसे ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारिका। तो ऊपरी भूस्तारिका के द्वारा किसके अंदर होता है कायिक परिवर्तन? घास में। यानी तने के वायु से जो ऊपर का भाग होता है, जो जमीन से जो ऊपर का भाग है, उस तने को अपन कौन सा तना कहेंगे? ऊपरी भूस्तारिका तना कहेंगे। और ऊपरी भूस्तारिका तने के द्वारा कायिक परिवर्तन कौन से पादपों में होता है? घासों में होता है। इसके बाद में अंतःभूस्तारिका, और अंतःभूस्तारिका होता है पोदिना में। किसमें होता है अंतःभूस्तारिका? पोदिना में। और तीसरा है भूस्तारिका, ये होता है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। तो इस प्रकार से इन पादपों में अलग अलग कायिक परिवर्तन की क्रियाएं क्या होती है? संपन्न होती है। कि कौन से प्लांट में कौन से भाग के द्वारा कायिक परिवर्तन की क्रियाएं संपन्न होती है। तो अगर इतना याद रखना है कि अगर तने के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है तो उसको कहते हैं तने के द्वारा कायिक परिवर्तन की प्रक्रिया। ठीक है, तने के बाद में हम देखते हैं जड़ के द्वारा कायिक परिवर्तन। जड़ के द्वारा नंबर 2 है जड़ के द्वारा कायिक
परिवर्तन। तो देखो जड़ के द्वारा कायिक परिवर्तन कौन से पादपों में होता है? परिभाषा कैसे देंगे? वे पादप जिनमें जड़ के द्वारा नए पादप का निर्माण हो जाता है तो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? जड़ द्वारा कायिक परिवर्तन कहलाया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए शीशम है, नीम है, चमेली है, इन सभी पादपों के अंदर किसके द्वारा कायिक परिवर्तन होता है? जड़ के द्वारा। तो जड़ के द्वारा होने वाला कायिक परिवर्तन शीशम, नीम और चमेली में पाया जाता है। तीसरा कायिक परिवर्तन पढ़ेंगे हम किसके द्वारा? पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्तन। पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्तन। तो देखो पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्तन कौन से पादपों में होता है? तो आपने पत्ती की संरचना देखी होगी। क्या पत्ती से भी कोई नया पादप बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो कौन सा पादप है? फत्तरचट्टा या ब्रायोफिलम का नाम सुना होगा आपने। कौन सा पादप? फत्तरचट्टा या ब्रायोफिलम। ठीक है। तो फत्तरचट्टा या ब्रायोफिलम में क्या होता है कि बहुत बार कंपटीशन के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन निम्न में से कौन सा पादप है जिनमें पत्ती द्वारा कायिक परिवर्तन होता है? तो पत्ती द्वारा वेरी वेरी मोस्ट एग्जांपल होगा आपका फत्तरचट्टा या ब्रायोफिलम। कैसे होता है? देखो फत्तरचट्टा के अंदर अपस्थानिक जड़ें निकलती है पत्तियों में। कौन सी जड़ें निकलती है? अपस्थानिक जड़ें। तो इन अपस्थानिक जड़ों निकलने का क्या लाभ है इसमें कायिक परिवर्तन में? तो आपने देखा होगा जैसे मान लो ये फत्तरचट्टा की पत्ती है, इस पत्ती में मध्य शिरा से जो शिराएं और शिरिकाएं निकलती है, तो इसमें क्या होता है कि पत्ती में यूं अपस्थानिक जड़ें निकलती है। कौन सी जड़ें निकलेगी? अपस्थानिक जड़ें। अब ये जो अपस्थानिक जड़ें हैं, सबसे पहले कि अपस्थानिक जड़ें होती कौन सी है? कि वे जड़ें जो पादप के कायिक भाग से निकलती है, कौन सी जड़ें कहलाती है? अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। तो इसमें पत्ती से अपस्थानिक जड़ें निकलती है और जब ये पत्ती टूटकर जमीन पे गिरती है तो जो ही पत्ती टूटकर जमीन के ऊपर गिरेगी तो जमीन के ऊपर गिरने के पश्चात ये पत्ती की जो अपस्थानिक जड़ें वो जमीन में जाएगी और जमीन में जाकर नए पादप का क्या कर लेगी? निर्माण कर लेगी। तो पत्तियों के द्वारा अगर नए पादप का निर्माण हो रहा है तो वो कौन सा कायिक परिवर्तन कहलाएगा? पत्ती द्वारा कायिक परिवर्तन। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? फत्तरचट्टा या ब्रायोफिलम। ठीक है। नेक्स्ट इसमें अपन देखते हैं पुष्प कलिका के द्वारा कायिक परिवर्तन। पुष्प, पत्र, प्रकलिका। प्रकलिका के द्वारा तो देखिए कर्तन कायिक परिवर्तन की पहली विधि है कर्तन। पहली विधि कौन सी होगी? कर्तन। तो देखो कर्तन में अपन क्या करते हैं कि कर्तन दो प्रकार से होता है। एक होता है स्तंभ कर्तन और एक होता है मूल कर्तन। कर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार से, स्तंभ कर्तन और दूसरा है मूल कर्तन। तो स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन नाम से पता चल रहा है कि अगर स्तंभ को काटकर, किसको काटकर? स्तंभ को काटकर अगर उसको जमीन में लगाकर नया पादप तैयार किया जाता है तो कौन सा कर्तन कहलाएगा? स्तंभ कर्तन कहलाएगा। और अगर मूल को काटकर जमीन में लगाकर नया पादप तैयार किया जाता है तो कौन सा कर्तन कहलाएगा? वो कहलाएगा मूल कर्तन। तो एक हो गया आपका स्तंभ कर्तन और एक हो गया मूल कर्तन। तो स्तंभ को काटकर जमीन में लगाते हैं तो वो कहलाता स्तंभ कर्तन और अगर मूल को काटकर जमीन में लगाते हैं तो कौन सा कर्तन कहलाएगा? मूल कर्तन कहलाएगा। ठीक है। इन स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन के अंदर मैंने स्तंभ कर्तन में क्या क्या सावधानियां रखना आवश्यक होता है? तो इसमें यह चीज देखी जाती है कि सावधानियों के लिए कि कर्तन की लंबाई कितनी है, कि अपन कितना लंबाई का स्तंभ या मूल ले रहे हैं जिसको अपन जमीन में लगाकर नया पादप तैयार करें। तो किसके ऊपर निर्भर करता है? कर्तन की लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। दूसरी चीज पादप की आयु। अगर पादप ज्यादा आयु का होगा तो उसमें मूल कर्तन की संभावना क्या होगी? कम होगी। तो पादप की आयु। इसके अलावा तीसरी कंडीशन इसमें होती है कि
वातावरण। अगर अपन कर्तन से अगर वर्षा ऋतु में अगर पादप का कर्तन करवाते हैं तो उसकी सक्सेसफुल होने की संभावना ज्यादा होती है, यानी पादप का विकास होने में ज्यादा संभावना होती है। लेकिन अगर अपन शीत ऋतु में करते हैं तो उसकी सक्सेसफुल होने की संभावना क्या होती है, कम होती है। तो ये तीन चीजें अपने को देखनी होती है, कौन कौन सी, कर्तन की लंबाई कैसी है, दूसरी चीज कि पादप की आयु कैसी है, और तीसरी चीज क्या होगी इसमें कि वातावरण कैसा है, चाहे वो स्तंभ के लिए हो चाहे वो मूल के लिए हो। तो स्तंभ को काट कर लगाने कराएगा स्तंभ कर्तन, और मूल को काट कर लगाना क्या कराएगा, मूल कर्तन कराएगा। क्लियर। दूसरी विधि इसमें दाब लगाना। कर्तन के बाद में दूसरी विधि कौन सी है, दाब लगाना। तो दाब लगाने की विधि भी दो प्रकार से है। कौन कौन सी है, एक टीला दाब विधि है और दूसरी कौन सी विधि आपकी वायु दाब या घुट्टी। टीला दाब विधि और दूसरी है वायु दाब या घुट्टी। देखो टीला दाब विधि और वायु दाब विधि में क्या करते हैं, सिंपल सी बात है कि इस टेक्निक में क्या करते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं कि टीला दाब विधि क्या है। तो देखो टीला दाब विधि में क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये कोई धरातल की सतह है, इस धरातल की सतह पे ये मान लो पादप लगा हुआ है और इस पादप की टहनियां यूं निकली हुई है, ये मान लो पादप है और पादप की टहनियां अगर यूं निकली हुई है तो इसमें क्या करते हैं टीला दाब विधि में कि जो जमीन की सतह के पास की जो शाखाएं होती है उन शाखाओं में से पर्व संधि वाले भाग से, कौन से भाग से, पर्व संधि वाले भाग से, पर्व संधि वाले भाग से इसको क्या करते हैं कि जमीन में दबा देते हैं शाखा को। तो पर्व संधि वाले भाग से जब हम जमीन में दबा देते हैं तो इस पर्व संधि वाले भाग से क्या करती है कि अपस्तानिक जड़ें निकलती है, और इस पर्व संधि वाले भाग से जब अपस्तानिक जड़ें निकलती है तो ये अपस्तानिक जड़ें निकलकर किसमें चल जाती है, जमीन में चल जाती है, और ये अपस्तानिक जड़ें निकलकर जमीन में चल जाती है। तो जमीन में जाने के पश्चात इस भाग को यहां से काटकर नए पादप का क्या कर लिया जाता है, निर्माण कर लिया जाता है। तो ये कौन सी विधि कहलाती है, टीला दाब विधि, क्योंकि इसको जमीन में दबाकर अपस्तानिक जड़ों का निर्माण करवाया जाता है। जड़ों के निर्माण होने के पश्चात इसको काटकर क्या करते हैं, नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। तो कौन सी विधि कहलाई है, टीला दाब विधि कहलाई। दूसरा इसमें वायु दाब या घुट्टी विधि। इस विधि में क्या करते हैं कि ये विधि उन पादपों में ज्यादा उपयोगी होती है जिनकी शाखाएं ज्यादा मोटी होती है, क्योंकि अगर शाखाएं ज्यादा मोटी होती है तो उनको दबाकर जमीन में दाबना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो फिर इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे मान लो टीला दाब में तो अपनी जमीन में दबा दिया था क्योंकि शाखाएं कैसी थी, नरम थी, जिसके कारण से आसानी से इसको दबाकर अपन में जमीन में लगाकर नए पादपों का क्या कर लिया, निर्माण। लेकिन वायु दाब विधि में क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये पादप की कोई शाखा है, एक शाखा ये है, तो इस शाखा से अपन क्या करते हैं कि ये जो मोटी शाखा है इस मोटी शाखा की किसी भाग से छाल को उतारकर एक वलयनुमा संरचना से छाल को क्या करते हैं, उतार देते हैं। तो ऊपर की छाल को उतार दिया अपन ने, छाल को उतारने के पश्चात क्या करते हैं कि इसमें थोड़ी मिट्टी और थोड़ा क्या करते हैं, इसको कपड़े से लपेट देते हैं। इसके ऊपर की ओर क्या करते हैं कि पानी का कोई बर्तन होता है वो लगा देते हैं और उसमें एक छोटा सा छिद्र होता है जिसके कारण से बूंद बूंद इसके ऊपर पानी क्या रहता है, गिरता रहता है। तो जब बूंद बूंद इसके ऊपर पानी गिरता रहेगा, इस भाग को अपन ने छाल को उठाकर इसके चारों ओर मोटा कपड़ा बांध दिया गीली मिट्टी के साथ में, तो ये मिट्टी गीली होती रहेगी, ऊपर से बूंद बूंद पानी गिरता रहेगा। तो 4 से 8 सप्ताह के बीच में क्या होता है कि इसमें अपस्तानिक जड़ें निकल आती है। तो जब इस भाग में 4 से 8 सप्ताह में जब अपस्तानिक जड़ें निकल आती है तो अपस्तानिक जड़ें निकलने के पश्चात इस भाग को क्या करते हैं कि यहां से काट लेते हैं पादप से, और काटकर इस भाग को जमीन में क्या कर जाता है, रोपित कर जाता है, जिससे नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। तो इस तरह से ये कौन सी विधि कहलाती है, ये कहलाती है अपनी वायु दाब विधि। तो वायु दाब विधि में अपने क्या किया कि शाखा के ऊपर एक वलयनुमा संरचना से शाखा को काटकर अपन ने इसके ऊपर कपड़ा बांधकर इससे अपस्तानिक जड़ों का निर्माण करवाया, और ये अपस्तानिक जड़ों को फिर शाखाओं काटकर एक नए पादप का क्या कर लिया जाता है, निर्माण कर लिया जाता है।
तो इस तरह से ये दो विधियां होगी इसमें, कौन कौन सी, एक तो टीलादार विधि और दूसरी अपनी वायुदाब विधि। तीसरी इसमें विधि होगी रोपण। तो कृत्रिम की तीसरी विधि कौन सी होगी, रोपण विधि। तो कृत्रिम में पहली विधि थी अपनी कर्तन, दूसरी थी इसमें दाब लगाना और तीसरी अपनी रोपण। देखो रोपण में क्या किया जाता है कि इसमें दो अलग अलग पादपों के भागों को जोड़कर एक नए पादप का निर्माण किया जाता है। तो दो अलग अलग पादपों के भागों को जोड़कर नए पादप का निर्माण किया जाएगा, कौन सी विधि कहलाएगी, रोपण विधि कहलाएगी। अब रोपण विधि के अंदर जो दो अलग अलग पादपों का अपन भाग लेते हैं, तो जिस भाग को अपन, जिस पादप का पार्ट जिसके अंदर लगाते हैं, तो लगाने के लिए जिस पार्ट का उपयोग करते हैं उसको तो कहते हैं अपन कलम। क्या कहा जाएगा, कलम कहा जाएगा। और जिस पादप में इसको लगाते हैं उसको कहा जाता है स्कंद। ठीक है, तो दो पार्ट हो गए इसमें, एक तो हो गया कलम और एक हो गया स्कंद। तो जिसको लगाते हैं वो तो कहलाएगी कलम और जिसमें लगाते हैं वो क्या कहलाती है, स्कंद कहलाती है। ठीक है, तो स्कंद और कलम इन दोनों को जोड़कर एक नए पादप के निर्माण करने की विधि कौन सी विधि कहलाएगी, रोपण विधि कहलाएगी। इस रोपण विधि की चार विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं, चार विधियां। तो चार विधियां कौन कौन सी रोपण की, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें जिह्वा रोपण। पहली विधि कौन सी रोपण की, जिह्वा रोपण। जिह्वा रोपण में क्या होता है, सिंपल सा है कि इस विधि के अंदर स्कंद और कलम दोनों की मोटाई क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, यानी लेने वाला स्कंद और रोपित करने वाला कलम, इन दोनों की मोटाई क्या होगी, समान होगी। तो इसको कौन सा रोपण कहा जाएगा, जिह्वा रोपण कहा जाएगा। और इसके अंदर क्या करते हैं कि स्कंद के अंदर वी आकार का चीरा लगाते हैं। कौन से आकार का, वी आकार का चीरा लगाते हैं। और फिर कलम को भी इस प्रकार से काटते हैं कि इस वी आकार के चीरे के अंदर आसानी से क्या हो जाए, फिट होकर नए पादप का क्या कर दे, निर्माण कर दे। तो ये कौन सी विधि कहलाएगी, ये कहलाएगी जिह्वा रोपण। दूसरी विधि इसमें फच्चर रोपण। दूसरी विधि कौन सी कहलाएगी, फच्चर रोपण। इस विधि में भी क्या होता है कि जिह्वा और कलम और स्कंद दोनों की मोटाई क्या होती है, समान होती है। और इसमें भी किसके ऊपर, स्कंद के अंदर कहीं भी एक वी आकार का चीरा लगाकर उसके अंदर क्या कर देते हैं, इसको कलम को लगा दिया जाता है और लगाकर नए पादप का निर्माण कर दिया जाता है। तो ये कौन से रोपण कहलाएगी, फच्चर रोपण कहलाएगी। तो लगभग जिह्वा रोपण और फच्चर रोपण की विधियां लगभग समान से होती है। और तीसरी विधि है इसमें किरीट या मुकुट रोपण। किरीट या मुकुट रोपण। देखो इसमें क्या होता है कि इस विधि के अंदर स्कंद की मोटाई तो होती है ज्यादा और कलम की मोटाई होती है कम। कहने का मतलब स्कंद ज्यादा मोटाई का होगा और कलम कम मोटाई की होगी, जिसके कारण से एक स्कंद के ऊपर एक से अधिक कलमों का क्या किया जा सकता है, रोपण किया जा सकता है। तो एक स्कंद पर एक से अधिक कलमों का रोपण किया जाना कौन सा रोपण कहलाएगा, किरीट या मुकुट रोपण कहलाएगा। कौन सा रोपण कहलाता है वो, किरीट या मुकुट रोपण। क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एक स्कंद के ऊपर एक से अधिक कलम का क्या कर रहे हैं, रोपण कर रहे हैं। तो एक स्कंद पर एक से अधिक कलमों का रोपण करना ही कौन सा कहलाएगा, किरीट या मुकुट रोपण कहलाएगा। और इसकी लास्ट विधि अपनी कलिका। इस विधि में सिंपल सी बात है कि स्किन के ऊपर टी आकार का चीरा लगाते हैं। इनमें अपन वी आकार का चीरा लगाते थे और इसमें कौन सा आकार का चीरा लगाएंगे, टी आकार का चीरा लगाते हैं। और टी आकार का चीरा लगाकर स्कंद के ऊपर
कलम को क्या कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है। तो इस तरह से इन चारों विधियों के द्वारा रोपण की क्रिया को क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। और इस तरह से कृत्रिम रूप से कायिक परिवर्तन की क्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। तो अगर कृत्रिम कायिक परिवर्तन की विधियां पूछी जाए तो कर्तन है, दाब लगाना है और रोपण है। ठीक है, कर्तन दो प्रकार का था, एक स्तंभ कर्तन और एक मूल कर्तन। अगर स्तंभ को काट के लगाते हैं तो स्तंभ कर्तन, मूल को काट के लगाते हैं तो मूल कर्तन। इसी प्रकार से दाब के अंदर एक तो था टीला दाब और एक था वायु दाब। अगर डायरेक्ट जमीन में दाब कर अगर नई पादप का विकास करें तो टीला दाब, और अगर वायु में अगर तैयार करें तो कौन सा दाब कहलाएगा, वायु दाब। रोपण में जीवारोपण, फचारोपण, किरीट रोपण और कलिका रोपण। तो इस तरह से ये तीनों ही कौन सी विधियां थी अपनी, कायिक परिवर्तन की कृत्रिम विधियां। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं